अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए वैसे तो खबर लेके आ रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के केस पर क्या समाअत हुई और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का रेफरेंस में क्या हुआ, लेकिन असल बड़ी तहलका खेज खबर जो आज हम लेकर आ रहे हैं इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो है कि अब किस तरह से जो जजेस की रिजाइंस के बाद जो सूरत हाल है वो सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी सियासत में किस तरह से बदलाव आया है, जो बर्तरी अकलियत क्या गेम अब नई खुली है और अब क्या आने वाले दिनों में होने जा रहा है, ये हम बड़ी तहलका खेज खबर आपके लिए लेके आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है। तो देखिए, आपको मालूम है आज एक तो जैसे मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस की आज समाअत थी, उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, क्योंकि वो धुंध की वजह से लाहौर से पहुंच नहीं सके थे, भेरा भी उन्होंने क्रॉस किया था और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इलेक्शन मैटर सुन रही थी और उसमें ब्रेक लेके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया गया था। तो चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने, जो कि चेयरमैन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उन्होंने जो ख्वाजा हारिस साहब के जो एसोसिएट थे एक डॉक्टर साहब, उनको टाइम दिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डॉक्टर यासिर उनका नाम था, कि ठीक है आप 15 फरवरी तक का टाइम ले लीजिए, 15 फरवरी के बाद हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस की समाअत दोबारा कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से बल्ले वाले केस की समाअत शुरू हुई। देखिए, बल्ले वाले केस की समाअत आप टीवी पर तमाम सुन चुके हैं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन दफा कर रहा है और चीफ जस्टिस कादी फाइसा के सवालात क्या हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जो इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी दिखाती है पीटीआई के खिलाफ, और जो कि बहुत ही अफसोसनाक है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बना हुआ है पाकिस्तान की एक ज़ेरे अताब सियासी जमात के खिलाफ, कि इलेक्शन कमीशन ने इस केस में गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान के सबसे महंगे वकील मखदूम अली खान साहब की खिदमात ली हैं। मखदूम अली खान साहब का इसमें मैं नहीं कह रहा कोई कसूर है, ही इज़ ए प्रोफेशनल लॉयर, जो उनको एंगेज करेगा वो तो उसको अपनी सर्विसेज देंगे, जो कि हर लॉयर का एक हक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का पार्ट में बताता है कि उनको पीटीआई के खिलाफ वो कितने जानिबदार और कितना नफरत में भरे हुए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे महंगा वकील किया है कि किसी भी तरह पीटीआई के पास बल्ला ना जाए। और आपको पता होना चाहिए ये इलेक्शन कमीशन फिर खुद नहीं कर रहा होगा। इलेक्शन कमीशन के अब इससे जाहिर होता है कि जो डोरे हैं बज़ाहिर वो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही खींच रही है, क्योंकि आप देखिए एक चीज कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को फौरन चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट आ गया कि पीटीआई को बल्ला ना दें, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जब लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था कि इलेक्शन कमीशन आरओज की ट्रेनिंग बंद करे और उनको डी नोटिफाई करे, तो इलेक्शन कमीशन ने मनोन वो फैसला ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया था, जब तक कि चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने समन करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को हुक्म नहीं दिया कि आओ आके पिटीशन लेकर आओ, तुम इलेक्शन डिले करना चाह रहे हो, तब तक इलेक्शन कमीशन नहीं आया यहां पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का अपना जाती इंटरेस्ट है। उधर इलेक्शन कमीशन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इलेक्शन डिले करना चाहता था तो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहा था, इधर वो पीटीआई को बल्ले का निशान से महरूम करना चाहता तो भाग के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ठीक है, तो ये दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन कहां पर खड़ा है। लेकिन जो इसमें एक और जो दिलचस्प बात है वो आज मेरे ख्याल में इस पूरे केस का जो क्रक्स था वो अकबर एस बाबर साहब के जो वकील थे उनसे जब पूछा गया, उनसे पूछा चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने कि आप कब से पीटीआई के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा 2014 से, जब इनका पार्टी फंडिंग का मामला आया था। तो चीफ जस्टिस ने कहा आप मुसलसल ही लड़े जा रहे हैं इनके खिलाफ, क्या आप खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हुए हैं या आपके पीछे भी कोई खड़ा हुआ है। तो उस पर अकबर एस बाबर साहब के भी जो वकील थे उन्होंने वैसे दिलचस्प और जिसे कहते हैं ना चीफ जस्टिस कादी फाइसा के बाउंसर को उन्होंने भी हुक करके बैक साइड पे छक्का मारा। उन्होंने कहा कि 2014 से इस मुल्क में हुकूमतें, सियासी हुकूमतें आती और जाती रही हैं, लेकिन एक हुकूमत हमेशा इस मुल्क में कायम रहती है, लेकिन हम उस हुकूमत के कहने पर नहीं बल्कि अपने आइनी, सियासी और जमहूरी और असूली जद्दोजहद के लिए
इस केस में खड़े हुए हैं। तो बहरहाल कल सुबह 10 बजे तक समाअत मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस कादी फाइसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत अली ये केस सुन रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फाइसा के सवालात से अभी तक तो ये जाहिर हो रहा है कि शायद बल्ले का निशान पीटीआई के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और क्योंकि सवालात में बहुत से पीटीआई की साइड पर झोल निकल रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से ये इलेक्शन करवाया है, उसमें बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं जिस अंदाज में इलेक्शन हुआ है। लेकिन फिर भी एक बात जो हालात वक़ात चीफ जस्टिस कादी फाइसा को भी समझने होंगे कि पीटीआई ने यह इलेक्शन करवाए किन हालात में, जबकि पूरे मुल्क में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट उनके पीछे पड़ी हुई है, उनके लोग उठा रहे हैं, बेचारे कैसे डिक्लेयर करके करवाते हैं कि हम फलां जगह पर इलेक्शन करवा रहे हैं। पता चलता पूरा का पूरा उनका इलेक्शन ऑफिस ही उठा के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट वाले ले जाते। तो उनकी भी मजबूरी समझे, बेचारों ने बंद गली में पहुंचे हुए हैं, उसमें उन्होंने मजबूरी में स्काई, व्हाट्सएप ये वो यूज़ करके, जूम यूज़ करके एक इलेक्शन करवा लिया जैसा तैसा भी। आप फिलहाल आर्टिकल 25 और आर्टिकल 17 जो हर एक को अपनी सियासी एफिलेशन और आज़ादी से वोट करने और अपना मुंतखब नुमाइंदा चुनने का हक देता है, उसका एहतराम करते हुए मैं समझता हूँ पीटीआई को बल्ले का निशान मिलना चाहिए। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त सर्वेज में भी लीडिंग नज़र आ रही है, कल के भी गैलप सर्वे में पीटीआई ही सबसे टॉप पर थी, बावजूद उसके कि नून से फ़र्क बहुत कम रह गया, लेकिन वो टॉप लीडिंग पार्टी, आप उसको उसके इंतखाबी निशान से महरूम करके उसके इंतखाबी जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको कम करेंगे। और ये फिर ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाएगा कि जिस तरह साकिब निसार ने नून लीग से सेनेट इलेक्शन में ज्यादती की, चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने जनरल इलेक्शन में पीटीआई के साथ ज्यादती की। और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी तो अब वाज़ेह होगी, हम पहले बता चुके हैं, जिस किस्म का वो वकील जिस तरह से लेके खड़े हुए हैं इतना खर्चा करके, तो क्या इतना इंटरेस्ट है। आज भी सजील सवाती साहब आ जाते, आर्गू कर लेते। और पहली बात तो यह कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन बहरहाल अब देख लें, अब हम आ जाते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की बदली सियासत है। आपको पता है कल सबसे बड़ा और तहलका खेज जो इस्तीफा था वो जस्टिस एजाजुल एहसन का था, जो कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे। नाज़रीन, जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस सुप्रीम कोर्ट पर 8 साल राज किया। जी हां, 8 साल राज किया। जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के दौर से लेकर चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल के दौर तक जस्टिस एजाजुल एहसन हर अहम बेंच का हिस्सा रहे। हर कंट्रोवर्सी जो सुप्रीम कोर्ट में हुई उसमें कहीं ना कहीं जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम आया। जस्टिस एजाजुल एहसन ही बैक एंड पे रहकर तमाम चीफ जस्टिस को कंट्रोल करते रहे, ठीक है। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस रिटायर हो गए और गर्म हवा का सामना जस्टिस एजाजुल एहसन को खुद करना पड़ा, तो वो चंद लम्हे ना बर्दाश्त कर सके और रिज़ाइन करके फौरी तौर पर चले गए। इसमें आपको चीफ जस्टिस कादी फाइसा को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनके खिलाफ पाकिस्तानी फ़ौज का इदारा, ISI का पूरा इदारा, DGI-SI उस वक्त के जनरल फैज़ हमीद, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, उस वक्त के सदर आरिफ अलवी जो अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर भी थे, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, सेम पेज वाली पूरी हुकूमत, हाइब्रिड रजीम, लॉ मिनिस्टर वो ARU वाले शहजाद अकबर, उनके अपने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से लेकर चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस फैसल अर्ब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त की मेजॉरिटी ऑफ जजेस भी इनके खिलाफ थी, लेकिन वो डट के खड़े हो गए, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। और उस हालात में जबकि उनके लिए हर तरह के खतरात थे, जस्टिस कादी फाइसा अपने घर से पैदल चल के सुप्रीम कोर्ट आते थे, डरे नहीं, लड़ते रहे और बिलाखिर जीते। उनकी अहलिया मिसेस सरीना ईसा उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी हुई, नहीं घबराई। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ख़वातीन कमज़ोर होती हैं, एक तासुर है इस मुल्क के जिससे मैं कभी एग्री नहीं करता। मिसेस सरीना ईसा ने साबित किया कि हमारे मुल्क की औरतें हम मर्दों से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। वो लड़ी FBR से लेकर हर जगह पर, हालांकि उनकी
टांग की हड्डी टूटी हुई थी, प्लेट्स पड़ी हुई थी, वो लाठी लेकर चलती थी, एफबीआर जाती थी, आती थी, उनकी पूरी फैमिली जस्टिस काजी फाइज़ साकी को हरास किया गया, उनकी बेटी, अहलिया, सब लोग इस सुप्रीम कोर्ट में ख्वार हुए, लेकिन जज ने अपनी इज्जत का दिफा किया, अपने ऊपर लगे हुए दाग के खिलाफ जंग लड़ी और वो दाग धुलवाया, जीते, चीफ जस्टिस बने और ऐसे चीफ जस्टिस बने कि आज पूरी रियासत मजबूरी में उनके पीछे खड़ी हुई है। कि जिस दिन हल्फ लेना था, उसी फौज के इदारे के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उसी ISI के नए DG लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में अपने अहले खाना के साथ बैठे हुए थे, उनको ऑनर देने के लिए। तो ये होता है कि अगर आपने कोई माली करप्शन ना की हो, आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की उस तरह की टाउटी ना की हो, तो आप खड़े होते हैं, लड़ते हैं, आप उनसे इख्तलाफ करें। मैं आज उनका नाकिद हूँ जिस अंदाज में वो अभी मुल्क में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इलेक्शन चोरी होने के इस्टेब्लिशमेंट के तमाम प्रोसेस को वो इग्नोर कर रहे हैं, आंखें बंद किए, मैं उस पर आज उनका नाकिद हूँ। लेकिन जो उनका क्रेडिट है वो तो उनको देना है, वो लड़े। और आपको मालूम है कल जस्टिस एजाजुल हसन ने जब रिज़ाइन दिया तो ज़राए ये बताते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेस को भी ये शौक लगा। हमारे एक ज़रिए ने, जिन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी से कल बात की, तो वो कहते हैं कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने उनको कहा कि यार एजाज ने क्यों रिज़ाइन कर देता, ठीक है। और कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेस के लिए भी ये शौक था। और ये भी ज़राए बताते हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन को बहुत कॉल्स की गई इस दौरान, उनके साथी जजेस की तरफ से भी, यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर वगैरह की तरफ से, और कुछ सहाफ़ियों की तरफ से, कुछ उनके और करीबी जानने वालों की तरफ से। लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन ने किसी की फ़ोन नहीं उठाई, वो घर पर मौजूद रहे। उनके स्टाफ को भी उनके रिज़ाइन के पहुंचने के बाद खबर हुई कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो ये वो हालात थे जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन ने रिज़ाइन किया, वो नहीं ज़रा सी भी तपिश का सामना कर सके और इस्तीफ़ा दे के चले गए। लेकिन अब उनके इस्तीफ़े से जो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अभी भी एक टफ टाइम मिल रहा था, क्योंकि वो एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। उस टफ टाइम में अब हम कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ अब वो टफ टाइम नहीं उनके लिए रहा। तो अब हम भी चाहेंगे कि वो, हम आपको बताते हैं वो कैसे नहीं रहा और क्या तब्दीली आई है, वो हम आपको अंदर की खबर देते हैं कि अब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ को भी चाहिए होगा कि वो अब डिलीवर करके दिखाएं। अब सुप्रीम कोर्ट सारी की सारी उनके आगे सरनगू है, 2-3 जजेस हैं उनके अलावा, उनके पास ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है 11 जजेस की। 3 जजेस उन्होंने एलिवेट करने हैं, तो उनके पास 14 जजेस की मेजॉरिटी हो जाएगी। एक और जज अप्रैल में, जैसे सरदार तारिक मसूद जो सीनियर प्यूनर जज हैं, वो भी रिटायर हो रहे हैं, तो उनका भी अगर वो रिप्लेसमेंट एलिवेट करेंगे तो उन्होंने इनफैक्ट 4 जजेस एलिवेट करने हैं। एक जज वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के दौर में एलिवेट करके ला चुके हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, जिनका चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने खुद सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि मैंने कहा ठीक है, अगर काजी फाइज़ चाहते हैं कि मुसर्रत हिलाली लाऊं तो ले आता हूं, ठीक है। तो इसके बाद अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ एक साफ शफाफ इलेक्शन ना डिलीवर कर सकें, लापता अफराद के मसले पर ना कुछ कर सकें, बलूचिस्तान जो कि उनका होम टाउन भी है उस पर भी वो कुछ ना कर सकें, बलूचों की दाद रसी ना कर सकें, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के पास कोई ऐसा जवाज़ होगा कि वो कह सकें कि जी मैं क्या करता, मेरे साथ जजेस की अक्सरियत नहीं थी या मेरा हाउस डिवाइडेड था। अब तो हाउस उनके साथ है। जस्टिस अतर मिल्ला शख्सी आज़ादियों के लिए बहुत बुलंद आवाज़ हैं, वो उनके साथ हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली शख्सी आज़ादियों के लिए और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल और इस तरह के मामलात के अगेंस्ट एक खुली आवाज़ हैं, वो भी उनके साथ हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जजों जर्नलों के एहतसाब के हामी, एक लिबरल, एक ज़बरदस्त जज हैं, वो भी उनके साथ हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अगेन एक प्रो डेमोक्रेसी जज, वो भी उनके साथ हैं, उनका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान कम गो लेकिन साफ सुथरे जज, वो उनके साथ हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद डे 1 से उनका साथ दे रहे हैं मुश्किल वक्त में, गो के अप्रैल में रिटायर होने वाले हैं लेकिन उनके साथ हैं। फिर आप देखिए आगे बढ़ते जाइए, जस्टिस याहिया अफरीदी, कोई नहीं कह सकता कि वो किसी के आदमी हैं, वो बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंड जज हैं, आप उनका फैसला कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
वो भी आईनी सुप्रीमेसी, डेमोक्रेसी और सिविलियन बालादस्ती में यकीन रखने वाले काबिल जज हैं, वो भी उनके साथ हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन नज़र रिजवी जो पहले चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब के धड़े में थे, अब वो भी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के साथ हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी एक काबिल जज हैं। जस्टिस हसन नज़र रिजवी हमें ज़राए बताते हैं कि उस दौर में जब ये सुप्रीम कोर्ट में धड़ेबंदी हो चुकी थी कि एक तरफ बंदयाल परस्त जजेस थे और एक इस तरफ थे, तो कराची से एक की शख्सियत ने आकर जस्टिस हसन नज़र रिजवी से मुलाकात की थी और उस अदालती शख्सियत ने जस्टिस हसन नज़र रिजवी को उन नताइज से आगाह किया था कि जो अगर वो उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब का साथ देते रहते तो उनको शायद किसी स्टेज पर सामना करना पड़ता। और जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने उनका पैगाम ज़राए बताते हैं समझ लिया था। तो वो भी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर समेत चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के कैंप में हैं। ये कुल मिला के अगर आप देखें, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, ये 11 जजेस इस वक्त चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के पास एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आ चुकी है। जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा की जो अपोजिशन है वो अब सुकड़ के सिर्फ 3 जजेस पर रह गई है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं और जस्टिस शाहिद वहीद हैं। ये वो अपोजिशन है जो अब कम से कम 3 जजेस की एक अपोजिशन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा को टफ टाइम नहीं दे सकती। उमरताब बंदयाल साहब को चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा और आइन पसंद जजेस ने टफ टाइम दिया था क्योंकि 8 जजेस उनके साथ थे, 7 जजेस उनके मुखालिफ थे। यहाँ पर तो फ़र्क ही बहुत फाज़े है, इधर 11 जजेस चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा हैं और 3 जजेस मुखालिफ हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की सियासत मुकम्मल बदल चुकी है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा का धड़ा अब धड़ा नहीं कह सकते, ये तमाम आइन पसंद इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन हाँ आइन, सिविलियन सुप्रीमेसी और डेमोक्रेसी पे ऑलमोस्ट सेम पेज पर हैं जजेस। हाँ, आइन की तशरीह, कानूनी मामलात पर अमल दरामद में शायद इनकी जूरिस्प्रूडेंस में आप फ़र्क देख सकेंगे, लेकिन ये कम अज़ कम उस तरह के जजेस नहीं है जिस तरह माजी में होता रहा। लेकिन अब ही असल इनका इम्तिहान शुरू होता है कि अब आपके पास ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है और फिर भी अगर आप लोग मुल्क में नहीं कुछ करवा सकते तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ही जजेस हैं। वो कहते हैं ना, शरीके जुर्म ना होता तो मुखबरी करता, मुझे खबर थी लुटेरों के सब ठिकाने की। तो आपको मालूम तो है, आज भी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा पूछ रहे थे कि जस्टिस वो असद उमर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, वो इस्तीफ़ा मौजूद है, पार्टी छोड़ दी। तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा को यह भी तो पता होना चाहिए कि असद उमर साहब ने किन हालात में पार्टी छोड़ी है, इस पर भी तो सवाल पूछिए। तो बहरहाल हम आने वाले दिनों में आपको अपडेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बदले हालात से और इसमें बदलती हुई सूरत हाल से। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।